नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग के बारे में बताएंगे। ऑडिटिंग के इससे पहले 2 वीडियो जारी कर चुका हूं, उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पर हम स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बताएंगे, अर्थात अंकेक्षण का क्या कार्य क्षेत्र है। AAS 2 के अनुसार वित्तीय विवरणों के एवं अंकेक्षण के क्षेत्र में निर्धारित किया गया अंकेक्षण समय समय पर यह देखना होता है कि किस प्रकार का ऑडिट करवाना चाहिए। इस क्रम में हमारे पास 3 प्रकार के ऑडिट हैं। नंबर 1, निजी ऑडिट यानी प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट निजी अंकेक्षण क्या है? यदि कोई संस्था किसी वित्तीय समझौते या अन्य किसी समझौते के तहत अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण करवाती है तो उसे निजी अंकेक्षण कहते हैं। ये वैकल्पिक होता है, अर्थात ये नियोक्ता या उस संस्था के प्रधान की इच्छा पर निर्भर करता है। ऑडिटर की योग्यता किसी विधान द्वारा निर्धारित नहीं होती। ऐसे ऑडिटर की अधिकार, कर्तव्य, दायित्व एक समझौते के द्वारा निर्धारित होते हैं। निजी अंकेक्षण कोई भी संस्था करवा सकती है, अर्थात एक ऐसी संस्था जिनका वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है निजी अंकेक्षण करवा सकती है। अर्थात वो संस्था भी निजी अंकेक्षण करवा सकती है जिसका वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है। लेकिन निजी अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता। नंबर 2, वैधानिक अंकेक्षण। जिस संस्था का हिसाब किताब अंकेक्षण किसी विधान द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है उसको वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। इसमें कंपनी, सार्वजनिक ट्रस्ट, बैंक आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट, जहाँ विधान द्वारा अंकेक्षण को अनिवार्य बना दिया जाता है वहाँ निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। अर्थात किसी विधान के द्वारा किसी अंकेक्षण को कंपलसरी बना दिया है तो वहाँ पर कुछ नियम और लागू होते हैं। उन नियमों की हम बात करते हैं। नंबर 1, ऑडिटर की योग्यताएं व अयोग्यताएं। ऑडिटर की योग्यताएं और अयोग्यताएं उसी विधान के द्वारा तय की जाती हैं। नंबर 2, ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अर्थात कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? संचालक मंडल के द्वारा की जाएगी, अंशधारियों के द्वारा की जाएगी या किसी वैधानिक संस्थाओं के द्वारा की जाएगी? ये उसी वैधानिक नियमों में तय है। नंबर 3, ऑडिटर की अधिकार, कर्तव्य, दायित्व का निर्धारण करना। इसी में ऑडिटर के कर्तव्य, अधिकार, दायित्व इनका निर्धारण भी विधान के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 4, ऑडिटर के हटाने की परिस्थितियां व विधि। अर्थात किसी विधानिक नियमों के तहत या विधान के द्वारा कोई ऑडिटर की नियुक्ति होती है तो उसको हटाने की परिस्थितियां या स्थितियां भी विधान के द्वारा ही तय होती हैं। वैधानिक अंकेक्षण के संबंध में निश्चित विधान को समझौते द्वारा बदला नहीं जा सकता। अर्थात वैधानिक अंकेक्षण को किसी समझौते के द्वारा उसको बदला नहीं जा सकता, यद्यपि समझौते के द्वारा उसके कर्तव्य, अधिकार व कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, सरकारी अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट राजकीय प्रशासन की सफलता बहुत सीमा तक कुशल अंकेक्षण पर निर्भर करती है। किसी राजकीय संस्थाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का अंकेक्षण किस प्रकार का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अंकेक्षण और दिए गए हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। नंबर 1, पूर्ण अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट क्या होता है? जब हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसको पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। यदि संस्था द्वारा फाइनल अकाउंट प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो यह जांच वर्ष में एक बार होती है। अगर खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो यह जांच अर्धवार्षिक रूप से होगी। नंबर 2, आंशिक अंकेक्षण, आंशिक ऑडिट।
यदि किसी व्यवसाय का हिसाब किताब की संपूर्ण की जांच न करके कुछ हिस्से की जांच की जाती है या जिस हिस्से की जांच की जाती है उसको आंशिक अंकेक्षण भी कहते हैं। नंबर 3, चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूज ऑडिट। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें निश्चित या अनिश्चित समांतरों पर वित्तीय काल के मध्य आकर या दिन तक या उस दिन तक हिसाब किताब की जांच होती है जिस दिन का अंकेक्षण किया गया है, जिस दिन का मतलब कि खाते तैयार किया गए हैं। अंकेक्षण कार्य और थोड़े अंतराल के साथ चलता रहता है, अर्थात ये कंटिन्यू चालू रहता है, ये पूरे वर्ष भर ये अंकेक्षण चालू रहता है। उसके बाद सामयिक अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण वह होता है जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं। उसके अंतिम खाते तैयार होने के बाद अगर कोई ऑडिट किया जाता है तो उसको सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। सामयिक अंकेक्षण संस्था के अंतिम खाते तैयार होने के बाद में होता है और एक बार ये कार्य शुरू हो जाए ये उस वक्त तक चलता है जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए इसको अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। अंतिम अंकेक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट तैयार होने के बाद ये अंकेक्षण किया जाता है, इसलिए फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। इसे बैलेंस शीट ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाने वाला ऑडिट है, इसलिए इसको एनुअल ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण वह होता है जब किसी व्यवसाय में सामयिक अंकेक्षण किया जाता है, अर्थात वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है, तो ऐसे व्यवसाय में वर्ष के मध्य अगर आवश्यकता महसूस होती है कि अंकेक्षण करवाया जाए तो उसके लिए जो अंकेक्षण करवाया जाता है उसको इंटरिम ऑडिट के नाम से जाना जाता है। अर्थात इंटरिम ऑडिट वर्ष के मध्य में या किसी भी समय में जब आवश्यकता महसूस हुई उसके द्वारा उस समय में किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑडिट और हैं, निष्पक्षता ऑडिट, औचित्य ऑडिट और निष्पत्ति ऑडिट। ये हमारे पास में ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी किसी छात्र को कहीं कोई दिक्कत कोई महसूस होती है या समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9413114742 पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक यू।